बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं हूं साजिद रिज़वी और आप देख रहे हैं बेहद ही ख़ास प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। जी हाँ नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम में हम आपको कामयाबी के रास्ते बता रहे हैं और इल्म के ज़रिए आप कैसे अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि इस प्रोग्राम में हमारे दरमियान मौजूद हैं एलन इंस्टीट्यूट ऑफ करियर कोटा राजस्थान मुंबई ब्रांच फैकल्टी मैथ्स के SM रज़ा साहब, जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो आपको आपके रास्ते बता रहे हैं कि आप कैसे अपनी कामयाबी के रास्ते आपके हाथ में हैं और उसे कैसे चुनें। चलिए एक बार फिर से हम अपने प्रोग्राम में उनका इस्तकबाल करते हैं। सर सलामुन अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व हाउ आर यू सर? एब्सोल्युटली फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो आपको फीडबैक्स बताना चाहूँगा जो आए हैं लोगों के। अल्हम्दुलिल्लाह जो फर्स्ट एपिसोड था हम लोग का पेरेंट्स के ऊपर था, माँ बाप के ऊपर था, नर्चिंग के ऊपर था, बहुत अच्छा लोगों को लगा। हमारे पास कई ईमेल्स आए, फीडबैक्स आए, व्हाट्सएप के ज़रिए भी लोगों ने काफ़ी सराहा। उसके लिए तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर द चैनल टू द चैनल। थैंक यू, इट्स आवर प्लेजर। सर सबसे पहले तो मैं कुछ सवाल आपसे करूं। जो ईमेल्स जो क्वेश्चंस हमारे व्यूवर्स के हैं, मैं चाहूँगा कि वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि आप उनके सवालों का जवाब क्या देने वाले हैं। तो आई होप कि हमें पहले वो सवाल जवाब कर लेना चाहिए। ओके सर, बेहद खुशी की बात है कि हमारे चैनल्स को अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग देख रहे हैं और इस प्रोग्राम को भी काफ़ी लोग ने देखा। ये विशाल हैं, विशाल दमाई, जिन्होंने लिखा है कि मैंने आपका प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते देखा, मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ इस प्रोग्राम को देख के कि एक ऐसे चैनल पे इस तरीके का प्रोग्राम दिखाया जा रहा है और खुदा आप पर और आपके चैनल पर रहमत नाजिल करे। और साथ साथ इन्होंने भी आपका शुक्रिया अदा किया है। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू वेरी मच इंडीड। थैंक यू विशाल, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें ईमेल किया। हमें बहुत खुशी हुई कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा और यकीनन खुशी के साथ साथ इस बात पे हमें ज़्यादा गर्व हो रहा है कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा और आपने अपना वक्त निकाला और एक छोटा सा मैसेज आपने हमें भेज दिया। एक और व्यूअर्स हैं जिन्होंने लिखा है कि हमने आपका प्रोग्राम देखा अबाउट गाइडेंस, बहुत अच्छा लगा और मैं इसे बहुत ही इनोवेटिव एंड प्रोग्रेसिव प्रोग्राम मानता हूं और मैं आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो, तो आपकी इजाज़त है मैं आपका कांटेक्ट नंबर उनको दे सकता हूं? क्यों नहीं, ज़रूर। ओके, तो यहाँ पे सर ने बता भी दिया है कि आप में से अगर कोई उनका कांटेक्ट नंबर लेना चाहते हैं सो आप उनसे बात भी कर सकते हैं। सर उन्होंने सवाल किया है कि जो मेरा बेटा है वो अभी SSC का एग्ज़ाम दिया है उसने, और काइंडली गाइड कुछ उनके लिए क्या सही, SSC के बाद वो क्या डिसाइड करें। सो वो कंफ्यूज हैं थोड़ा। SSC के बाद पहले तो देखें कि बच्चा स्कोर क्या कर रहा है। ओके। और जैसा मैंने पिछले एपिसोड में ये बात बहुत ज़ोर दे के मैंने कहा था कि जब भी किसी सब्जेक्ट का या स्ट्रीम का सिलेक्शन करना है तो बच्चे का सेल्फ इंटरेस्ट पहले हमको सर्च करना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट में है और परसेंटेज देखें और बच्चे का सेल्फ इंटरेस्ट देखें। जहाँ तक स्ट्रीम की बात है, साइंस लें या कॉमर्स लें या आर्ट्स लें, मुस्तकबिल सबसे संवारा जा सकता है, लेकिन जनरली साइंस में नंबर ऑफ ऑप्शंस और फील्ड के बनिस्बत ज़्यादा है। तो अगर बच्चे का परसेंटेज 80 to 90 के बीच में SSC में आता है और बच्चे का शौक़ ज़ौक़ अगर साइंस की तरफ है या उसको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अगर अच्छी लगती है तो बेहतर ये है कि उसको साइंस की तरफ बढ़ाया जाए। साइंस की तरफ बढ़ाया जाए जी। तो सर ने बताया कि अगर परसेंटेज, लेकिन उसमें मैं फिर से कहना चाहूँगा कि उसमें बच्चे का शौक़ पहले देखें, वो शौक देखें ना कि परसेंटेज। ना परसेंटेज उसके बाद तो है ही है, वो सेकेंडरी है, क्योंकि जब भी आप किसी कॉलेज में जाएंगे एडमिशन के लिए तो परसेंटेज अपने आप में एक क्राइटेरिया है। तो बच्चे का शौक़ भी देखें, साथ साथ उसका परसेंटेज भी देखें और उसके बाद आप डिसीजन लें। अगर आप साइंस के अलावा कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स में भी बहुत सारे फील्ड ओपन है, आर्ट्स लेते हैं आर्ट्स में भी बहुत सारे फील्ड हैं, फील्ड की कमी नहीं है, किसी में मायूस होने की जरूरत नहीं कहीं भी। और अल्टीमेट जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको देखना है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, मेन इस पे ज़्यादा आप ध्यान दें। ओके जी, चलिए शुक्रिया। आई होप कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। सर तीसरा क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने पुट करना चाहूँगा। आई एम भावेश केवल रमानी, मेरा नाम भावेश केवल रमानी है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मैंने आपका शो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने 10th के बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं बट मैं बहुत कंफ्यूज हूँ अपने करियर को लेके। आज ही मैंने आपका शो देखा कामयाबी के रास्ते ऑन चैनल विन। मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं IIT एग्ज़ाम भी दूं और साथ ही साथ साइंस लूं 11th स्टैंडर्ड में, बट मैं चाहता हूं कि मैं आर्ट्स या कॉमर्स लूं 11th में और मुझे लॉयर बनना है। मैं लॉयर बनना चाहता हूं बट माय पेरेंट्स वांट मी टू बी अ डॉक्टर और एन इंजीनियर। आई एम टोटली कन्फ्यूज्ड अबाउट माई करियर कि मैं क्या करूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मुझे कुछ गाइड करें। थैंक यू सो मच।
थैंक यू भावेश कॉन्टैक्ट करने के लिए एंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। अल्टीमेटली भावेश, यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पहले तो आप अपने एसएससी का 10th का रिज़ल्ट देखें कैसा आता है, परसेंटेज देखें जी। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि दुनिया में अगर किसी का सबसे बड़ा कोई हमदर्द हो सकता है तो वो पेरेंट्स हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स ने आपके अंदर कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ ज़रूर देखी होगी जिससे उनको ये इंस्पिरेशन मिला होगा कि आप माइट भी साइंस में एक्सेल कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ मैं आपके पेरेंट्स के लिए भी कहना चाहूँगा कि वो किसी भी डिसीज़न को लेने से पहले एक बार आपके रुझान को ज़रूर देखें या आपसे बात करें और आप से बात करने के बाद कोई डिसीज़न लें। जहाँ तक लॉ की बात आप कर रहे थे तो मैं कहना चाहूँगा कि लॉ के लिए सबसे बेस्ट जो एंट्रेंस है दैट इज़ क्लैट। ओके। तो क्लैट का जो एग्जामिनेशन है ये ऑल इंडिया टेस्ट है, जैसे आप मेडिकल इंजीनियरिंग का टेस्ट देते हो। शॉर्ट फॉर्म क्लैट? या मतलब वो कॉमन आई मीन लॉ एंट्रेंस ऐसे कुछ टेस्ट है, एडमिशन टेस्ट करके आप कह सकते हैं। तो इसका भी ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें भी नंबर ऑफ कैंडिडेट लगभग बहुत ज़्यादा बैठते हैं नंबर सीट्स के। या आई थिंक ये अपेयर करने के लिए आपको 10+2 आपको सिर्फ होना चाहिए, उसमें ये नहीं कि साइंस बैकग्राउंड हो। ओके, या 10+ या कोई बैकग्राउंड। लॉ के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। ओके। तो वही मैं कहना चाह रहा था कि जो एंट्रेंस होगा उसमें भी जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि एक पोर्शन मैथ का उसमें आएगा, दैट इज मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। तो अगर आप 8 से 10+2 करते हो तो कम से कम ये चीज़ आपकी कहीं ना कहीं लैक करेगी। तो मेरा ये मानना है कि आप अपने पेरेंट्स के ख्वाहिशात का एक बार इस्तकबाल करते हुए मैं कहूँगा, या उसको रिगार्ड देते हुए, क्योंकि ज़रूर डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स ने कुछ ना कुछ उसमें देखा ज़रूर होगा। तो आप साइंस लें और साइंस से थॉरली सब्जेक्ट को, ये नहीं है कि अगर जो बच्चा साइंस लेता है उसका मोटिव सिर्फ ये है कि उसको IIT करना है या उसको मेडिकल करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे, एक मैं कंपैरेटिव स्टडी आपको बताऊं कि अगर आप IIMs का एंट्रेंस देखें जो MBA के लेटेस्ट है, या अगर आप IAS का एंट्रेंस देखें तो आप देखेंगे कि पहले 4-5 साल पहले इस तरह का ट्रेंड बनता था कि मैक्सिमम जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होते थे उनका बैकग्राउंड जो है वो साइंस का होता था। अब इसके पीछे एक मैं जो बात समझता हूँ जो सबसे अहम है वो ये है कि अगर आप 10+2 तक अगर आप साइंस से होते हो तो आपको सब्जेक्ट को एनालाइज करके पढ़ने की एक आदत बन जाती है। अब आप ये महसूस करें कि अगर किसी का बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का हो, 4 साल उसने इंजीनियरिंग किया हो और इंजीनियरिंग में सपोज करो उसके पास इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल टाइप का कोई सब्जेक्ट हो, और ऐसे बच्चे को आप देखेंगे कि वो 1 साल में हिस्ट्री को सब्जेक्ट बना के IAS कंप्लीट करता है। ओके, इट इज पॉसिबल। या तो मैं वही कहना चाह रहा था कि 1 साल में वो हिस्ट्री को कैसे पढ़ता है कि जिससे उसको क्लास 1 से लेकर के अप टू PG लेवल तक की हिस्ट्री की सारी नॉलेज आ जाती है। तो मेरा ये कहना है कि जब आप साइंस लेंगे तो साइंस लेने से ये होगा कि सब्जेक्ट को एनालाइज करके पढ़ने की आपको आदत लगेगी। और थोड़ा सा आप सब्जेक्ट में इफ एंड बट, वाई नॉट, इस पे आप जाने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा कि सब्जेक्ट की क्लैरिटी आप में आएगी। तो बेहतर है कि आप साइंस से 10+2 करें और उसके बाद फिर आप क्लैट फेस करें, और क्लैट फेस करने के बाद लॉ में अपना फ्यूचर एक्सेल करें आप। ओके जी। सो भावेश, अगर आप आर्ट्स लेते हैं या कॉमर्स लेते हैं, कॉमर्स से भी जाया जा सकता है, मतलब आर्ट्स से भी जाया जा सकता है। बट जैसा सर ने एडवाइस किया है कि अगर आप थोड़ा सी माँ बाप का भी दिल रखना चाहते हैं सो आप साइंस लीजिए और उसके ज़रिए भी आप लॉयर, एक बेहतरीन लॉयर बन सकते हैं। पर हमें ज़रूर याद रखिएगा लॉयर बनने के बाद। सर एक और सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम फ्रॉम कोलकाता। नाउ आई एम 12th स्टैंडर्ड एंड माई स्ट्रीम इज़ आर्ट्स। ओके सर, मैं IAS एग्ज़ाम देना चाहता हूँ और एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, बट मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि मैं रजिस्टर कहाँ कराऊँ और कब कराऊँ, क्या एज होनी चाहिए, एंड व्हाट टू डू आफ्टर माई 12th बोर्ड। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सजेस्ट मी सम वेबसाइट फॉर दिस केस, और जहाँ से इनको थोड़ा नॉलेज मिल सके, या आप कुछ इन्हें गाइड करें। क्या आप कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, इस बच्चे ने एक हदफ अपने लिए डिसाइड किया है। पहले तो जो आपने टारगेट सेट किया है उसके लिए बहुत बहुत विशेज़ आपकी फ्यूचर के लिए। इसमें आपसे कहना चाहूँगा मैं कि आप 10+2 के रिज़ल्ट के बाद आप BA करें, और कोशिश करें कि उसमें अगर आपका किसी लिटरेचर की तरफ ज़्यादा रुझान है तो एक कोई लिटरेचर का, ऐसे इंग्लिश आपका है तो एक इंग्लिश रखें आप, साथ साथ आप हिस्ट्री या आपको सोशोलॉजी या साइकोलॉजी, कोई भी एक सब्जेक्ट जो आपके साथ 10+2 आर्ट्स में रहा हो, आप उसको रख के BA आप आर्ट्स करें
और कोशिश करें कि सब्जेक्ट को इन डेप्थ पढ़ें। मैं कहना चाहूँगा कि आईएएस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, एनी आइदर साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, मेडिकल बैकग्राउंड हो, इसमें बस आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। विद परसेंटेज कुछ डेफिनेटली कहीं भी जाएंगे तो एक मिनिमम क्राइटेरिया तो रहेगा ही, वो 60% के आसपास आप ले। मुझे लगता है कि कोई आई थिंक ये ऑल ओवर इंडिया क्राइटेरिया है। ये डेफिनेटली जो नहीं स्टेट वाइज जो भी सेंट्रल आई मीन गवर्नमेंट के तहत जितने टेस्ट होते हैं उसका क्राइटेरिया वो क्राइटेरिया उसका सेम ही होता है, सेम होता है। तो आईएएस का एग्जामिनेशन यूपीएससी यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन लेती है। आप उसके साइट पे जाके तमाम इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, तो आप यूपीएससी की साइट को विजिट करें। और मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि आप बीए ऑनर्स करें और किसी अच्छे कॉलेज से करें, सब्जेक्ट को समझ के पढ़ने की कोशिश करें। और अगर बेहतर हो, मैं तो ये कहूँगा कि एंट्रेंस में जाने से पहले आप पोस्ट ग्रेजुएशन करें ताकि आपको सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज आए। क्योंकि आईएएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सपोज कीजिए जैसे आपने हिस्ट्री लिया, तो अब हिस्ट्री का कोई सिलेबस फिक्स नहीं होगा। वो हिस्ट्री के क्वेश्चन क्लास आई मीन फाउंडेशन लेवल से लेके अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के जितने भी आई मीन सिलेबस के क्वेश्चंस होंगे उस सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस उस एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। साथ साथ इंग्लिश भी होगी, साथ साथ आपका आई मीन जनरल साइंसेस के क्वेश्चंस, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, ये सब सारी चीज़ें होंगी। तो पैरेलल आप उसकी भी तैयारी करें और मैथ्स से थोड़ा मोड़ा मैं कहूँगा जुड़ाव रखें ताकि जो रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आएँ उसे आराम से आप टैकल कर सकें। ओके, सो आपको थोड़ा नहीं बल्कि बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं कहूँगा कि एक बार यूपीएससी की साइट विजिट करें आप, तो उस पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको निकल के आ जाएगी और पता चलेगा कि कैसे कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, पेपर कैसा होता है, कितने पेपर होते हैं, किस साल के किस महीने में होते हैं, कितनी सीट्स होती है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, पेपर्स किस तरह के आते हैं, उसमें कंटेंट क्या होता है पेपर का, वो सारी चीज़ें आपको यूपीएससी की साइट पे मिलेंगी। और अगर किसी भी तरह की कोई भी बात अगर फर्दर फ्यूचर में आपको पूछनी हो, मोस्ट वेलकम। इस शो पे हमेशा हम आपका वेलकम करेंगे। थैंक यू। आई होप कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। सर एक यहाँ पे सवाल मैं भी कर लेता हूँ कि आईएएस, पीसीएस ये सब के बड़े बड़े नाम सुनकर नॉर्मली सब डर जाते हैं। सो इतना डिफ़िकल्ट है या इतना मतलब कठिन है इसको पास करना या एग्ज़ाम अपेयर करना? नॉर्मली पेरेंट्स भी सोचते तो सभी हैं कि मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर बनेगा, मेरी बेटी ये बनेगी, बट नॉर्मली हम लोग नाम से डर जाते हैं क्योंकि इतना पहले से लोगों ने बना चुका है। बहुत टफ एग्ज़ाम होता है, ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, 18 घंटे आपको सूरज नहीं देखना होता है। इट इज़ लाइक दैट। इसका कंपैरिजन देखिए मैं आईआईटी से कर रहा हूँ आपको। आईआईटी के बारे में एक स्टेटमेंट दिया जाता है जनरली कि अपनी एज ग्रुप में वर्ल्ड के टफेस्ट कंपटीशन में से एक कंपटीशन है आईआईटी। राइट, इससे पहले भी हमने एक शो किया था तो उन्होंने भी यही कहा था जी, इमदाद रिजवी ने। मतलब टफेस्ट कंपटीशन माना जा सकता है वर्ल्ड का उस एज ग्रुप में 10+2 के एग्जाम के बाद। इन द वर्ल्ड यू कैन से टफेस्ट मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि नंबर 1 पे, मतलब एक है 4-5 अगर एंट्रेंस होंगे तो उसमें एक आईआईटी भी है। ओके। लेकिन जब आप आईआईटी में सिलेक्शन का परसेंटेज देखेंगे तो आपको जो मार्क्स जितना आपको लेना है तो आपको जान के हैरत होगी कि अगर आपने टोटल पेपर का 35% भी अगर आपने स्कोर कर दिया तो आप आईआईटी में सिलेक्टेड हैं। ओह, मतलब टोटल का 35 या 36%। एक जो अगर वहां तक आप हैं तो कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई आपकी लास्ट वाली रैंक आ जाएगी। मतलब अगर 55 और 60% पेपर में अगर आप अटेम्प्ट करते हैं एडवांस में तो आपकी बहुत अच्छी रैंक आएगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि जेईई मेंस से आईआईटी एग्जामिनेशन में बैठने के लिए अब आप ये महसूस करें कि अगर आईआईटी को उस एग्जामिनेशन से 2,20,000 बच्चे स्क्रीन करने थे तो आईआईटी को अपनी कट ऑफ घटा के 360 में से जस्ट 81 मार्क्स तक लेके आना पड़ा, यानी लेस देन 25%। तो कंपटीशन जितना दूर से देखने में मुश्किल लगता है, इनफैक्ट वो इतना मुश्किल है नहीं। ओके। इनफैक्ट बस है क्या, पिछली बात फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक प्रॉपर प्लानिंग। अगर आपको आईएएस में जाना है तो आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ 3 साल 4 साल लगे, कोशिश करें, सब्जेक्ट को इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश करें। जैसे आपने कहा लास्ट एपिसोड में कहा था कि बचपन से ही आपको गाइडेंस करना होगा, प्रोग्रामिंग उसके अलावा भी जैसे यहाँ से भी अगर आप ले लें, जैसे इस बच्चे को अगर आईएएस की तरफ जाना है तो अब यहाँ से भी अगर प्लानिंग करें अपनी
मतलब जरूरी नहीं है कि बचपन से ही करें, ऐसा after कुछ नहीं, 12th यहाँ से भी और एक्सेल कर right, सकता है, okay. यहाँ से भी एक्सेल कर सकता है वो। बहुत सारे बच्चे ऐसे जैसे इंजीनियरिंग किया, उनको लगा कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग में नहीं जाना, मुझे आईएएस की तरफ जाना है, 1 साल गैप देके प्रिपरेशन किया, वैसे बच्चे भी आईएएस क्वालिफाई करते हैं। हाँ, देयर आर पीपल। ओके, अल्टीमेटली ये है कि आपको सब्जेक्ट की तरफ लगना होगा रुझान से, और एक प्लानिंग के साथ आपको बढ़नी होगी। आजकल क्या हो रहा है, जैसे आईएएस की प्रिपरेशन के लिए मैं नाजरीन को बताऊंगा, जब मैं दिल्ली में था तो जनरली इस तरह के बच्चे मिलते थे कि आई मीन BA ऑनर्स या BCom ऑनर्स या BSc ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, और साथ में पैरेलल BA पार्ट 1 या BSc पार्ट 1 से ही आईएएस की कोचिंग करनी शुरू कर दी। ओके, तो 3 साल दोनों चीज़, या दोनों चीज़ पैरेलल लेके चलना। तो अब क्या होता है कि मतलब दोनों चीज़ें एक ट्रैक पे जब वो लेके चल रहे हैं तो उनको पता है कि कंपटीशन कैसा आना है, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, तो एक उनके पास एक ह्यूज टाइम इंटरवल मिल जाता है। Right. तो जिस साल वो आई मीन ग्रेजुएशन करते हैं उस साल तो देते ही देते हैं टेस्ट, और टेस्ट देने के बाद उनको ये भी पता चलता है कि अब मेरा गैप क्या है, मेरी कमी क्या है, तो 1 साल का गैप लेके फिर वो एक स्ट्रैटेजिकली प्रिपरेशन करते हैं, और डेफिनेटली फिर उसका एक बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट उनके सामने देखने को मिलता है। तो एक प्लानिंग यहाँ से भी ये बच्चा अगर चाहे तो कर सकता है। और नॉर्मली हमने देखा भी है, मतलब गांव की तरफ ज़्यादातर, सिटीज़ में तो कम देखने को मिलता जी। है, लोग अपना घर छोड़ के दूर चले जाते हैं, जी 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 10-10 साल स्टडी करते हैं आईएएस पीसीएस की तैयारी करने के लिए, और वो कामयाब भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जैसा आपने कहा कि एक प्रोग्रामिंग करनी बेहद ज़रूरी है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा, और बेहतरीन जवाब आपको जो है SM रज़ा साहब ने यहाँ पे दिया होगा। सर, एक और सवाल है जो हमें व्हाट्सएप के ज़रिए आया है। प्लीज़। इनका नाम है अरमान पठान, जो कल्याण से हैं, महाराष्ट्र से। जी ये पूछ रहे हैं कि मैंने अपना कदम BSc की तरफ बढ़ा लिया है, जी मैं सोचा था इंजीनियर करूं, पर इंजीनियरिंग नहीं कर रहा हूं, राइट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, पर इन्होंने BSc की तरफ अपना कदम बढ़ा लिया है। जी व्हाट शुड आई डू? ऑल्सो सजेस्ट मी द बेस्ट कॉलेज फॉर द सेम। इज BSc इट हैज़ स्कोप इन फ्यूचर? एकदम इनके scope है। 2-3 क्वेश्चंस हैं। एकदम स्कोप है। ओके, BSc अगर आप ने किया और या करना चाह रहे हैं, तो अगर आपने इंजीनियरिंग दिया होगा तो मैथ्स एज अ सब्जेक्ट आपके पास होगा। तो सबसे पहले तो इनके लिए फील्ड ये बनती है कि BSc किसी अच्छे कॉलेज से करें, और ओबियसली जेवियर है CST पे, अगर वहाँ एडमिशन मिल जाता है, ओके, या और भी बहुत सारे कॉलेज मुंबई में हैं, तो देखते हैं इनका परसेंटेज कैसा है, उसके अकॉर्डिंग एक कॉलेज का सिलेक्शन करें, और उसमें आप BSc मैथ्स करें, और BSc मैथ्स करने के बाद आपके बाद बहुत सारे ऑप्शन खुल के आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन खुल के आएगा MCA, ओके, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके साथ आप MBA की तरफ रुजू कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो MSc मैथ्स करने के बाद आप रिसर्च कर सकते हैं मैथ्स के फील्ड में, वहाँ से लेक्चरशिप की तरफ आप जा सकते हैं। या अगर आपने BSc मैथ्स किया, वहाँ के बाद आप B.Ed करके किसी अच्छे स्कूल में आप एज ए टीचर अपॉइंट हो सकते हैं। तो फील्ड्स, मतलब मैं ये कहूँ कि बहुत सारे आपके लिए स्कोप निकल के आएंगे। अगर आप फिजिक्स ऑनर्स करना चाहें, मैं तो ये भी कहता हूँ, अगर मैथ्स से ज़्यादा आपका इंटरेस्ट फिजिक्स में है, यू शुड गो फॉर BSc फिजिक्स। वहाँ से आप, जैसे मैंने पहले सवाल में आपको जवाब दिया कि आप फिजिक्स ऑनर्स करें BSc, उसके बाद MSc फिजिक्स करें, एंड देन फिजिक्स के फील्ड में आप रिसर्च करें, तो वहाँ से भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन निकल के आएंगे। या BSc फिजिक्स के बाद अगर आप चाहें तो MCA की तरफ जाना चाहें, या MBA की तरफ जाना चाहें, IAS की तरफ जाना चाहें आप, तो इस तरह के बहुत सारे फील्ड आपके सामने खुल के आएंगे। आई होप कि अरमान पठान, आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, और जैसा सर ने बताया है आप उस पर शायद कोशिश करें तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। आप तमाम लोगों ने, जितने भी लोगों ने हमें सवालात भेजे, उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से अगले एपिसोड में भी आपके पास अगर सवालात हैं तो आप ज़रूर भेज सकते हैं। सर यहाँ पे उन सवालों को ज़रूर सॉल्व करेंगे, और बेहतरीन जवाब आप तक पहुँचाने की हम इस प्रोग्राम के ज़रिए करेंगे। सर, जैसा कि सवालात हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं, जो व्यूवर्स के थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेटिस्फाई होंगे आपके जवाब से। थैंक यू वेरी मच। सर, एक बड़ा सवाल है जो प्रोग्राम बेस करता है कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में ये बात करेंगे, जैसा कि हमने नाजरीन से वादा किया था कि 10th यानी SSC एग्ज़ाम के बाद, यानी हाई स्कूल के बाद के बच्चों का क्या करना है, जी क्या नहीं है, व्हाट आर दी ऑप्शन इज़ अवेलेबल आफ्टर SSC एग्जाम्स, मतलब हाई स्कूल के बाद क्या ऑप्शंस एक बच्चे के पास होता है? 10th के बाद 3 स्ट्रीम्स सामने आती हैं। ओके, साइंस से, कॉमर्स से और आर्ट्स से, 11th 12th। जनरली जो माइंड में परसेप्शन होता है वो ये है कि साइंस से करने के बाद नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ या फील्ड्स ज़्यादा खुलती हैं। ओके, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज के फील्ड में कॉमर्स से भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अगर आप आर्ट से जाना चाहें तो वहाँ से भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। राइट। लेकिन हाँ, साइंस इस माने में थोड़ा सा लिटिल एज लेके जाता है
क्योंकि वो सारे कंपटीशन जो आप कॉमर्स 10+2 रख के दे सकते हैं वो साइंस 10+2 के साथ भी आप दे सकते हैं। या जो वो सारे एग्जामिनेशन या वो कोर्सेज जो आर्ट्स आप 10+2 के बाद कर सकते हैं वो साइंस 10+2 के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन साइंस 10+2 के बाद जो पर्टिकुलर कोर्स है उसे आप आर्ट्स या कॉमर्स रख के नहीं कर सकते। तो एक तो साइंस थोड़ा सा इससे लिटिल एज लेता है। अब जैसे आपने साइंस लिया तो 11-12 आप बहुत थॉरली मन लगा के आप करें। अगर साइंस लिया आपने तो सबसे पहली फील्ड क्या निकल के आएगी आपके पास? इंजीनियरिंग आएगी, मेडिकल आएगी आपके पास। दो तो फील्ड बड़ी मशहूर है। मेडिकल में जैसे MBBS आएगा, BUMS आएगा, BAMS है, BHMS है, BDS है, 5 तो ये कोर्सेज आ गए। इंजीनियरिंग ले लें आप, उसमें बायोटेक आ सकती है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, केमिकल इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है। इस तरह के सारे टेस्ट आएंगे आपके पास, या इस तरह की फील्ड्स आपके पास आएंगी। इसके अलावा अगर आप कॉमर्स से निकलना चाहते हैं तो कॉमर्स से आपके पास आप CPT देख के आप CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी आप कर सकते हो, आप ICWA कॉस्ट अकाउंटिंग कर सकते हो, आप CS की तरफ जा सकते हो। जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया था क्लैट का, लॉ का एंट्रेंस, आप साइंस के बाद उधर भी चाहें तो रुजू कर सकते हैं। कॉमर्स के बाद अगर आप लॉ के साइड जाना चाहें तो जा सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आर्ट्स से आप करते हो तो आर्ट्स से करने के बाद आप लैंग्वेज की तरफ प्रोसीड कर सकते हो। सपोज़ आपकी फ्रेंच, अगर आप सपोज़ कहीं आपने किसी स्कूल में 10th तक के जैसे ऑप्शनल होते हैं, आपने फ्रेंच रखा हुआ है, जर्मन रखा हुआ है, तो आप उसको लेके आगे जैसे JNU में लैंग्वेजेस में आप ग्रेजुएशन करके वहाँ से ट्रांसलेटर के लिए आप आगे निकल सकते हो। तो बहुत सारी फील्ड निकल के आती है और अल्टीमेटली इन तीनों फील्ड से एक फील्ड निकल के आती है कि आगे चल के आप आइदर BA, BCom या BSc करके फिर आप B.Ed करके टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, या BA, BCom, BSc करके आप IAS के लिए निकल सकते हैं, आप MBA के लिए निकल सकते हैं जो कि कॉमन टेस्ट है, आप बैंक PO के लिए जा सकते हैं, SSC जितने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पोस्ट आते हैं उन एंट्रेंस की तरफ आप निकल सकते हैं। तो इनॉर्मस फील्ड की कमी नहीं है। जैसे पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि अगर इंजीनियरिंग के बारे में देखें तो लोग लिमिटेड तौर पे लेते हैं, इंजीनियरिंग में इतनी सारी फील्ड्स हैं। जैसे मैंने बताया था 126 या और लगभग हिंदुस्तान में ही मैंने कोट कराया था। तो उसी तरह से बहुत सारी फील्ड निकल के आती हैं आजकल, 10+2 के बाद भी निकल के आती हैं और ग्रेजुएशन के बाद तो सारी हैं ही हैं। तो अल्टीमेटली ये है कि सबसे पहले आप 10th में जो स्कोरिंग आती है, अब यहाँ से प्लानिंग, जैसे मैंने कहा कि आप सबसे पहले देखें कि मैं पेरेंट्स को यहाँ पे उनको बताना चाहता हूँ कि 10+2 के 10th के मार्क्स के बाद सबसे पहले तो बच्चे का मार्क्स देखें। दूसरा बच्चे का रुझान। तीसरा सब्जेक्ट में बच्चे का इंटरेस्ट। होता क्या है जनरली, अगर आप किसी बच्चे से मिलेंगे और 6 महीने आप उसके साथ चलेंगे तो 6 महीने में वो 6 तरह का कैरियर आपको बताएगा। कभी यहाँ, कभी जी, कभी वो कहेगा मुझे डॉक्टर बनना है, थोड़े दिन के बाद आएगा नहीं मुझे तो पायलट बनना है, जी पायलट बनना है मुझे तो लॉ की तरफ जाना है। अच्छा, पायलट के लिए क्या है? पायलट के लिए देखिए ऐसा है, उसमें बेहतर यही है कि साइंस बैकग्राउंड से आप जाएं। जैसे कॉमर्स से भी बच्चे निकलते हैं लेकिन सबसे बेहतर ये है कि आप साइंस बैकग्राउंड से जाएं। आर्ट से नहीं जा सकते? आर्ट से देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना कि एविएशन के बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर पायलट के लिए आप निकलना चाहेंगे तो टेक्निकल कोर्स बेसिकली। तो एडवाइजेबल ये है कि आप इंजीनियरिंग साइड से निकलें। एडवाइजेबल है कि आप इंजीनियरिंग साइड से निकलें। अब देखिए इसमें पायलट इज फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक साइंसेज, वो इंजीनियरिंग मतलब पायलट का कोर्स भी आप कर सकते हैं और भी सारे इसके लिए ऑप्शंस हैं। वो तो एक बैकग्राउंड वहां से निकलता ही है। अब देखिए यहाँ एक बात जो मैंने सामने यहाँ रखनी थी नाजरीन के लिए भी, आपके लिए भी, जैसे मैंने पिछले जो बात हम लोगों ने की थी उसमें एक बात मैंने रखी थी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 80s to 90s के बीच में हो या 95 तक हो तो आप साइंस पढ़ सकते हैं, आप कॉमर्स में। राइट, ये मैंने जो डिवीज़न बताया था जो जनरली लोगों के माइंड में होता है। अब मैं एक आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ। आज से 15 साल पहले जब कंप्यूटर का इतना बोलबाला नहीं था तो होता ये था कि IIT के टॉपर्स जो थे वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो है वो एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग का सिलेक्शन करते थे। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर की फील्ड आगे निकल के आई, अब जो टॉपर्स हैं उनकी पहली प्रायोरिटी क्या होती है? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो ये चीज़ ये डिमांड एंड सप्लाई वाला मामला है। अगर साइंस की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ेगा तो डेफिनेटली उस खित्ते में आप देखेंगे कि साइंस के लिए कट ऑफ ज़्यादा जाती है। अब एक एग्जाम्पल, बड़ा लाइव एग्जाम्पल मैं पेरेंट्स के लिए रखना चाह रहा हूँ। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो एक SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है,
उसकी कट ऑफ बीएससी आई मीन ऑनर्स के फिजिक्स मैथ या केमिस्ट्री से ज़्यादा जाती है, 95% से एबव। कॉमर्स का देखें, बीकॉम। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये तो आई मीन ये जो परसेंटेज क्राइटेरिया है तो डिपेंड इस बात पे करता है कि कहाँ कितनी सीट्स है और उस सब्जेक्ट के लिए लोगों का रुझान कैसे बढ़ रहा है और लोगों ने उसके लिए अपनी दावेदारी कैसे रखी है। अगर दावेदारी जब अगर कॉमर्स में निकल के आएगी तो डेफिनेटली वहाँ पे आई मीन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्रीज करेगा। साइंस के लिए अगर ज़्यादा होगी तो उसके लिए करेगा। तो जनरली परसेंटेज को सब्जेक्ट से जोड़ के देखना ज़रूरी नहीं है। इंटरेस्ट, बच्चे का एक इंटरेस्ट, और साथ साथ एज ए पेरेंट आपको देखना है कि आपके बच्चे के लिए फ्यूचर में कैरियर ऑप्शन ज़्यादा कहाँ से निकल सकता है। लेकिन फिर भी अगर पेरेंट्स ना समझ पाए तो किसी से सलाह भी लें। डेफिनेटली सलाह लें। और मैंने उस पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि बहुत सारे करियर काउंसलर इस वक्त मौजूद हैं जो आपके बच्चे के एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके बच्चे के लिए बेटर। बहुत सारे लोग बोलते हैं इट इज जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं नाज़रीन को कहना चाहूँगा एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह के ऊपर जो है बहुत सारे लोग भरोसा नहीं करते बिकॉज ये एक बिजनेस भी हो। जी, आजकल जैसे आई मीन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अगर आप एक बार गूगल सर्च करें तो दुनिया की सारी चीज़ें पल भर में पूरा फिंगर टिप पे सारी चीज़ें आप एक बार जाएं सर्च करें देखें दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आपके सामने आएगी। तो कैरियर ऑप्शन अगर आप लेना चाहें तो हर तरफ से खुलेगा। राइट। तो 10+2 के बाद जैसे मैंने कहा कि सबसे पहला साइंस, आई मीन साइंस एक ऑप्शन है, एक कॉमर्स है और एक आर्ट्स है। इसका डिसीजन बच्चे के मार्क्स एज वेल एज बच्चे के रुझान और इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट को रख के लेना चाहिए। ज़रूरी है जी। अच्छा, एक जो सवाल होता है वो मैं सोचूंगा कि एक हम लोग इस पे प्रोग्राम करते हैं, पूरा एक एपिसोड इस पे करेंगे। जरूर जरूर। जैसे NIOS, जी, CBSE, जी, ICSE, Yes. SSC, HSC, जी, यूपी बोर्ड, जी, बिहार जी, बोर्ड, जी, महाराष्ट्र बोर्ड, कर्नाटका बोर्ड। आई थिंक आप इस चीज़ पे अभी एक और आ गया है IB बोर्ड। जी, सबसे बड़ा बोर्ड वही हो गया है, IB बोर्ड इंटरनेशनल स्कूल हो गया है। सो आई थिंक ये चीज़ ना पेरेंट्स के लिए बहुत कन्फ्यूजन है, खासकर जब बच्चा 2 साल या 3 साल क्रॉस होने लगता है। नर्सरी, फिर प्री नर्सरी, प्री LKG, प्री UKG, इतने सारे प्री हो गए हैं कि फर्स्ट सेकंड पहुंचने तक ही पेरेंट्स की हालत खराब हो जाती है। उसमें प्ले ग्रुप। सो आई थिंक एक एपिसोड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली और करेंगे। आई और ये होप बहुत के बहुत डिटेल एक टॉपिक अपने आप में। आई होप बट थोड़ा सा कि आप थोड़ा सा जो है पेरेंट्स को दे दें ताकि उनका जो है जो टेंशन है वो दूर हो जाए कि कौन सा बोर्ड है, डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा है, ज़माना आगे बढ़ रहा है तो सब बोल रहे हैं IB बोर्ड बहुत अच्छा है, CBSE बहुत अच्छा है, ICSE बोर्ड बहुत अच्छा है। सो आई होप कि आप थोड़ा हर बोर्ड के बारे में बताएंगे इंशाल्लाह। जनरली देखें आप कि जो मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 10+2 के बाद होते हैं वो ज़्यादातर कंपटीशन जो है वो CBSE बेस सिलेबस पे होते हैं। ओके, CBSE बेस सिलेबस पे। तो मेरा ये मानना है कि पेरेंट को कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आप जहाँ हैं, अगर बच्चा आपका CBSE में पहले से है तो वेल एंड गुड। और अगर लगता है कि वो अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे एक बड़ा और भी बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन राइज होता है कि क्या मेरा बच्चा 10 तक HSC में है, महाराष्ट्र बोर्ड में है, UP बोर्ड में है, तो क्या 11-12 CBSE से वो करेगा तो उसको कोई परेशानी तो नहीं आएगी? बहुत बड़ा सवाल है सर, बहुत बड़ा सवाल है। और पहले बचपन से ही बोलते नहीं डिफिकल्ट होगा। तो मैं एक एग्जांपल आपसे कहना चाह रहा हूँ कि न्यूटन का एक थर्ड लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वो लॉ UP बोर्ड की किताब में भी वैसे ही मिलेगा और ICSE में भी वही मिलेगा और CBSE में भी वैसे ही। तो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। कंटेंट ऑफ टॉपिक साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, वो ऑलमोस्ट एक ही जैसा मिलेगा। हाँ, थोड़ा मोड़ा जो मैंने बार मैं अभी जस्ट मैंने बताया कि वो जो सीक्वेंस ऑफ टॉपिक है ना, उसमें कहीं आपको डिस्पैरिटी मिलेगी। और जब कॉमन इंट्रेंस की तरफ आप जाएंगे तो जो कंटेंट ऑफ इंट्रेंस होगा उसमें लगभग सिमिलैरिटी आपको मिलेगी। जैसे ICSE मैंने क्या कहा, मैथ्स में आपको कॉमर्शियल मैथ्स पढ़ना है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, एन्युटीज पढ़ना है, तो वो इंजीनियरिंग के एंट्रेंस में नहीं आता। CBSE में अगर आप आ जाएं तो किसी दूसरे बोर्ड से उसमें एक लीनियर प्रोग्रामिंग का एक चैप्टर मैथ्स में वो एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, वो इंजीनियरिंग के एंट्रेंस में नहीं आता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो जो एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है वो सेंट्रलाइज जो एडमिशन टेस्ट होंगे वो मैक्सिमम एंट्रेंस का वो पार्ट नहीं होते। चलिए, आई होप कि हम लोग ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। और भी कुछ सवाल हैं और वक्त भी हमारे पास कम है जी। अगर किसी को इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है और मेडिकल फील्ड में जाना है, सो क्या परसेंटेज रिक्वायर है? मतलब स्टेट लेवल पे आप बात करेंगे या सेंट्रलाइज अगर हम बात करें? पहले तो देखिए इंजीनियरिंग या मेडिकल कितना चाहिए। हाँ, इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाने के लिए शुरुआत कहाँ से होगी? पहले पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि आपको कहाँ से अपने आप को बच्चे को तैयार करना है। 10th में जनरली
बच्चा एक अच्छा स्कोर करे 80s में हो, जिससे कि आपको एक होप आए कि हाँ बच्चा आगे अच्छा कर सकता है। आप 10+2 उसको साइंस से कराएं। अगर इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहता है तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट होंगे। एक इंग्लिश होगा और उसके साथ 5वां सब्जेक्ट बच्चे के साथ होता है, चाहे तो कंप्यूटर साइंस ले सकता है, चाहे तो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट्स और भी कुछ, हाँ ये सारे ऑप्शंस हैं वो ले ले। और 10+2 वो करे साइंस से करने के बाद कोशिश ये करे कि उसकी परसेंटेज मोर देन 75% इन क्लास 12th हो। मोर देन 75, क्योंकि अगर जब IIT आप फेस करोगे तो वहाँ पे आप मिनिमम कितना चाहिए। अगर IIT नहीं करना चाहते हो, आप JEE मेंस करना चाहते हो तो आपको जस्ट 12 पास होना है। मेडिकल जाना चाहते हो आप, डेफिनेटली अगर साइंस आप लोगे तो आपका स्कोर 60s में तो आना ही चाहिए। तो अगर मिनिमम भी आपका है तो आप इस तरह के एंट्रेंस में आप अपीयर कर सकते हो। लेकिन एडवाइजेबल ये है कि आप मेहनत करें और कोशिश करें कि आपकी परसेंटेज ज़्यादा अच्छी निकले, एटलीस्ट 75%। एटलीस्ट, अच्छा वो भी एटलीस्ट कैसे निकले, एटलीस्ट 75% ऐसे निकले कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में मिनिमम 60% भी हो। अच्छा, क्योंकि IIT में जब आप जाएंगे PCM तो या PCM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आपके 60% मिनिमम हो और ओवरऑल आपका कितना होना चाहिए, 75। अच्छा, मिनिमम इन तीनों में 60 तो होना ही होना चाहिए। जैसे मान लिया सपोज कीजिए मैथ्स में मैंने 98 स्कोर कर लिया और फिजिक्स में अगर मैंने 75 कर लिया और केमिस्ट्री में 43 आ गए, तो ओवरऑल तो मैं ओवरऑल तो मैं 75 क्रॉस कर गया। लेकिन जो PCM में 60% इंडिविजुअल चाहिए वो मैं नहीं ला पाया, तो IIT एडवांस के पेपर में नहीं बैठ सकता, या बिट्स पिलानी के पेपर में बिट सेट में मैं अपीयर नहीं हो सकता। जी, तो वो चाहिए आपको। तो कोशिश ये करें नॉर्मली तीनों में इक्वल हो। तीनों में इक्वल नहीं, मतलब कम से कम 60 हो, कम से कम 60 हो। ओके जी। और ओवरऑल 75। तो देखिए एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको रख रहा हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा सा बड़ा एक लॉजिकल एग्जांपल लगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैं कहना चाह रहा था। यस सर। अब आप ये बताएं, एक एग्जांपल मैं कोट कर रहा हूँ। सपोज करो कि 5 चेयर्स हैं और 5 लोग हैं। तो अगर आपको 5 लोगों को चेयर पे बिठाना है तो आपको कोई परेशानी तो नहीं, किसी को सिलेक्ट करने की जरूरत तो नहीं है। 5 है, 5 बैठ गए। लेकिन अगर 5 चेयर हो और 10 लोग आ गए, तो अब यहाँ पे आपने एक कंडीशन लगा दी, भाई वही बैठ सकता है जो या डिजर्व करेगा, या ऐसे आपने कहा जो कोट पैंट में हो। ठीक है, अब क्या हुआ कि सीट 5 ही थी, अब 20 लोग आ गए, तो आपने कहा नहीं अब कोट पैंट की क्राइटेरिया नहीं है, अब कोट पैंट के साथ टाई वाला भी हो, वही बैठ सकता है। यानी जैसे जैसे क्या होगा कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट बढ़ते जाएंगे किसी भी एग्जामिनेशन की तरफ, और नंबर ऑफ सीट्स तो बढ़नी नहीं है, वो बढ़नी है तो बहुत कम बढ़नी है। जैसे क्या होगा कि किसी एंट्रेंस में अगर नंबर ऑफ एस्पिरेंट बढ़े 10,000 तो सीट्स बढ़ेगी 100 बढ़ेगी। तो इसमें क्या होगा कि आप किसको वहां सेलेक्ट करो, ये एक टफ इश्यू बनेगा। तो इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया को आप आगे ना मतलब टफ करते जाओगे। जैसे कभी पहले क्या होता था, आपने 12 पास किया, मैंने अपने फादर या उनके पहले के एज में सुना कि भाई आपने 12 पास किया, डायरेक्ट आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया या मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया, आपने इंजीनियरिंग किया, मेडिकल किया, आप निकल गए, आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। जैसे जैसे आगे एज बढ़ रही है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सीट्स उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम हो रही है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और टफ हो रही है। यानी पहले ऐसा था कि आप 60% दें, आप एंट्रेंस में बैठे दे दें। अब क्या हुआ, 60% से वो बढ़ के कितना चला गया IIT में, 75। अब 75 ही नहीं रहा, इंडिविजुअली भी कितना होना चाहिए, 60 ईच होना चाहिए। माइट भी 2 साल के बाद ऐसा होगा कि ये 75 इंक्रीज करके 80 पहुंच जाए। तो ये चीजें चेंज होंगी, दैट कुड बी चेंज टाइम टू टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये चीजें चेंज होती जाएंगी। जी। और बायो के लिए कितने परसेंटेज की जरूरत है? अल्टीमेटली मैं बता रहा हूँ आपको, नीट के लिए भी 60% चाहिए आपको, मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए इतना तो। MBBS वगैरह के लिए ज्यादा परसेंटेज रिक्वायरमेंट चाहिए। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो बच्चा साइंस ले रहा है और मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, एटलीस्ट वो इतना तो होना ही चाहिए कि वो 60% स्कोर करे। 60% करना चाहिए, मिनिमम करना चाहिए जहाँ तक। अच्छा, व्हाट अबाउट द फीस स्ट्रक्चर? इंजीनियरिंग अगर कर रहा है तो एक गरीब लड़का है जी, या इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारे लोग कैपेबल रहता है बट सोचते हैं फीस बहुत ज़्यादा है जी, और अगर मेडिकल में जाना चाहता है वो भी डर जाता है जी। सो फीस के लिए क्या है, मतलब इंडियन अगर आप देखें गवर्नमेंट के हिसाब से? देखिए पहले तो मैं एग्जांपल मेडिकल का दूं। जनरली पेरेंट्स के माइंड में ये होता है कि अगर मुझे अपने बच्चे को MBBS या मेडिकल की तरफ ले जाना है तो मुझे 50 से 60 लाख रुपए की ज़रूरत है। एक माइंड में आज MBBS के लिए हो रहा है, इट इज हैपनिंग। वही मैं बता रहा हूँ कि एक माइंड में ये आता है कि भाई अगर प्राइवेट कॉलेज है तो ये कैपिटेशन सारी चीज़ें आती हैं वो सब। अब तो ये है कि जब से नीट का 1 नेशन 1 टेस्ट का आया है कंसेप्ट,
Okay. आपको एंट्रेंस फेस करना है, एंट्रेंस फेस करके कॉलेज में जाना है, वाया एडमिशन आपको लेना है थ्रू योर कैपेबिलिटी इन स्कोर इन नीट। ओके नीट वन नेशन वन टेस्ट। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, खा वो गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट हों, उनके लिए एक टेस्ट होगा, दैट इज नीट। जो कि कब से स्टार्ट हुआ है ये 2 साल पहले आई मीन शुरू हुआ, और ये दूसरा इस बार बैच गया है नीट का। और नीट का एग्जामिनेशन भी अभी जस्ट आई मीन पिछले संडे में हुआ है। 720 मार्क्स का पेपर होता है, 180 आई मीन ईच, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी एंड जोलॉजी। तो ये नीट का एक पेपर होता है। तो नीट के लिए मैं कहना चाह रहा था कि पहले क्या होता था कि माइंड में एक चीज़ आती थी, अगर मेडिकल कराना है तो कम से कम हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए, क्योंकि दाखिले के लिए ये पैसा और ये सारे कोर्सेज के लिए। लेकिन मैं नाजरीन से कहना चाहूँगा कि अगर आप एम्स की फ़ीस सुनेंगे तो आपको हैरत होगी। मैं एग्जैक्ट कोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि एम्स के 1 साल की फ़ीस 10,000 से भी कम होगी साल की। 10,000 से भी कम होगी। मैं तो और कहीं हो सकता है ज़्यादा चौंकाने वाला आपको लगे। आप प्लीज़ इसके लिए गूगल करें और आप देखें, आपको देख के हैरत भी होगी और एक्साइटेशन भी आपको फील होगा कि एम्स के साल की फ़ीस मैंने 10,000 शायद ज़्यादा बता दी है। अच्छा, इससे भी कम हो इससे भी सकती कम है। और पूरे साल के हॉस्टल की फीस भी विदिन 5,000 है। ये भी मैं कह रहा हूँ। अच्छा, उसमें भी क्या है कि 5,000 में भी आपको कुछ पैसा रिफंड भी आता है, वो सिक्योरिटी अमाउंट जो जमा होता है। तो अगर आपका बच्चा किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अगर MBBS करता है तो आप ये जान लें कि फीस इज़ नॉट एन इश्यू। ओके। अब अगर मैं इंजीनियरिंग के साइड में आ जाऊँ, इंजीनियरिंग में मैं एक बच्चा मेरे साथ था जब मैं दिल्ली में था, तो उसने IT क्वालिफाई किया, तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि सर आपको काउंसलिंग IT दिल्ली चलना है मेरे साथ। तो मैं IT दिल्ली गया। तो IT दिल्ली जाने के बाद अब आप देखिए जनरली क्या होता है कि आजकल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, एक अच्छी पॉलिसी है कि एजुकेशन लोन बड़े आसानी से आजकल अवेलेबल प्रोवाइडेड है। तो जब मैं वहाँ गया तो पहली बार, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आज से 12 साल पहले की बात लगभग मैं कोट कर रहा हूँ। होता क्या है कि जब अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से आप इंजीनियरिंग करोगे, IIT से, NIT से, BIT से, तो जब आप वहाँ काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आपको कम से कम जहाँ काउंसलिंग डेस्क होगा वहाँ पे मोर देन 10 बैंक्स के अपने टेबल लगे होंगे और बैंक्स के लोग बैठे होंगे और आपके पास खुद पहुँचेंगे कि सर आपको IIT में दाखिला मिल रहा है, आप हमारे यहाँ से लोन लें। ओके, मतलब ये बता रहा हूँ। जैसे जनरली क्या होता है, माइंड में क्या होता है कि मुझे एजुकेशन लोन के लिए बैंक को रुजू करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बच्चा मेहनत करके, इंटरेस्ट कम है लोन एजुकेशन डेफिनेटली हाई है, वो तो आपको पता ही होगा, भी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, एजुकेशन लोन का तो इंटरेस्ट कम होता है, ये हाउसिंग लोन से बहुत कम होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे IIT आप पहुंचे, तो IIT में जैसे काउंसलिंग आपकी होगी, अगर आपको कोई सीट एलोकेट हो जाएगी फॉर एडमिशन, तो बैंक वाले, आप बैंक के काउंटर सारे नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक तो होंगे सारे नेशनलाइज बैंक, सारे बैंक्स अवेलेबल होंगे लोन के लिए। अच्छा, अब बैंक भी श्योरिटी चाहती है, बैंक जानती है कि अगर बच्चा आपका IIT से इंजीनियरिंग कर रहा है तो इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब के लिए तो उसके लिए कोई परेशानी होगी नहीं, और लोन रीपेमेंट में भी उसको कोई परेशानी नहीं आएगी। NIT में आप जाइए, वहाँ भी आपको बड़े आराम से लोन मिलेगा। BITS में आप जाइए, वहाँ भी बड़े आराम से लोन मिलेगा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारे स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, स्कीम्स आपकी हैं, स्कॉलरशिप भी जैसे मैंने बताया, स्टेट भी स्कॉलरशिप देते हैं, सेंट्रल की भी अपनी स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो उससे बच्चा आराम से किसी भी फील्ड में, मतलब मुझे लगता है कि फाइनेंस इज़ नॉट एन इशू। ओके। और सर अगर देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तान में ऐसे कई इदारे भी हैं, NGOs भी हैं जो पढ़ाई लिखाई के लिए हेल्प करते हैं, उनके एजुकेशन के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, एजुकेशन के लिए सपोर्ट करते हैं थोड़ा बहुत। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर आप पढ़ाई लिखाई में जो है रुचि रखते हैं तो आप उनको कन्विंस करें तो वो शायद ज़रूर आगे आपका साथ देंगे। और एक और अच्छी बात है कि मुआशरे में अगर आप देखें, 2-4 लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको पढ़ाई लिखाई के लिए सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बस शर्त इतनी होती है कि आप पढ़ें ज़रूर। जी, रुझान के साथ आप पढ़ें और कोशिश करें आप। जी। सर लास्ट एपिसोड में, अभी तो हमारे पास बहुत सवाल है, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे क्योंकि वक्त नहीं है। लास्ट एपिसोड में आपने वालिदैन को मतलब काफ़ी ज़्यादा सिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि एक अपने बच्चों को कैसे वो तैयार करें पढ़ाई लिखाई के लिए, कैसे उन्हें देखें। तो एक छोटा सा पैगाम मैं चाहूँगा कि यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ। जी मैं चाहूँगा भी। परसों की बात मैं कर रहा हूँ, मुझे उस बच्ची से मिलने का मौका मिला जिसने 2016 में
महाराष्ट्र बोर्ड से 10th का एग्जामिनेशन टॉप किया। टॉप किया विद द परसेंटेज 99%। 99% है उस बच्ची के। और डू यू नो हर नेम? स्वारिका। ओके। एंड उसका स्कूल है IES इंडियन एजुकेशन सोसाइटी दादर से। जी दादर से बच्ची है वो, और जो महाराष्ट्र बोर्ड 10th की टॉपर है। ओके। SSC की टॉपर आप बता दें। तो उसके पेरेंट्स के साथ और उसकी एक छोटी बहन भी। तो नाज़रीन को मैं कहना चाहूँगा कि देखिए पेरेंटल नर्चरिंग और प्लानिंग क्या होता है। उसकी बहन, मैंने पूछा उससे कि आप किस क्लास में पढ़ते हो, तो शी टोल्ड मी कि मैं 2nd क्लास में हूँ। तो मैंने फ़ौरन उससे पूछा कि क्या बनना चाहते हो, तो आप अंदाज करें, शी टोल्ड मी 2nd क्लास की बच्ची कि मैं न्यूरो सर्जन बनना चाहती हूँ। ओह, ये है पेरेंट, देखिए ये है, इतनी छोटी बच्ची है, उसको पता भी नहीं होगा न्यूरो क्या है, लेकिन उसको कैसे नर्च किया जा रहा है, कैसे उसको बताया जा रहा है चीज़ों को, आप देखें। तो फिर मैंने पूछा उस बच्ची से कि आपने 99% का हदफ, ये टारगेट कैसे अचीव किया, क्या तरीका आपने रखा। तो पहला उसकी तरफ से जवाब आया कि ऑल प्लानिंग इज़ डन बाय माय मदर। कैसे टाइम टेबल तैयार करना है, कब मुझे पढ़ना है। मेरी मदर मेरे साथ जब मैं पढ़ती थी तो जग जग के देखना मुझे, मेरे साथ या मेरे साथ रहना। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं इसमें, कि मदर इज़ ए डॉक्टर। उन्होंने अपने क्लिनिक आवर्स में कमी करके अपने प्रोफेशनल लाइफ का मैक्सिमम पीरियड अपने बच्चे के साथ डिवोट किया। देखिए माशाल्लाह। एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल आपको लाइव एग्जांपल में दे रहा हूँ। पिछले साल एलन से एक बच्ची एम्स में 2nd रैंकर है, लज्जाबेन पटेल। शी इज़ फ्रॉम गुजरात। दोनों मदर फादर दोनों मेडिकल प्रैक्टिशनर, दोनों डॉक्टर हैं। आपको सोच के हैरत होगी कि मदर एक चलता हुआ प्रैक्टिस गुजरात से छोड़ के 2 साल अपने बच्चे के साथ कोटा में स्टेशन रही। तो शी वाज अ डॉक्टर समथिंग। या डॉक्टर, शी वाज डॉक्टर। सारी चीजें छोड़ के कि मेरा मुस्तकबिल मेरा बच्चा है। ओके। 2 साल उसके साथ डिवोट किया, और देखिए रिजल्ट आप देखें। तो पेरेंट को मैं ये कह रहा हूं कि हदफ आपने जो दिया है, उस हदफ को बच्चा कैसे आगे लेके चले, जितना बच्चा इसमें जिम्मेदार है उतने आप भी हैं। क्योंकि ये जो बच्ची 99% वाली है, जब इसके फादर ने एक स्टेटमेंट दिया तो वो मुझे बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेटमेंट लगा, और मैं नाजरीन से चाहूँगा कि आप इस पे गौर ज़रूर करेंगे। आप उसके फादर ने कहा कि सर मैंने एक मन में टारगेट लिया और इसको बताया कि बेटा आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है कि आप बोर्ड के टॉपर बनो, और साथ साथ आपको मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी भी करनी है। तो जिस वक्त मैंने उसको हदफ दिया, उससे ज़्यादा मुझे पता था कि ये चीज़ कितनी मुश्किल है। तो अगर मैंने हदफ दिया तो जिम्मेदारी मेरी बनती है कि उस मुश्किल को आसान करने में मैं उसके साथ खड़ा कैसे रहूं। मतलब इसी को कहते हैं प्लानिंग, जो मैं कह रहा हूं। वो माँ बाप नहीं जो कहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। नहीं, अगर आपने कहा कि भाई आपने अगर सोचा है और एक इतना बड़ा टारगेट आपने दिया है, तो आपको उस टारगेट को पूरा कराने के लिए बच्चे के साथ रहना है, खड़ा ना, ताकि उसको मोरल सपोर्ट भी मिले और उसको लगे कि मेरे शाना बशाना कोई ना कोई है। बच्चे ज़्यादा आपको तैयार रहना है एकदम, गाइडेंस के लिए। क्योंकि एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, टारगेट जो आप दे रहे हैं बच्चे को बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। बल्कि आम लफ्ज़ों में एक बात यहाँ पे समेटने के लिए मैं कहूँ कि रिज़ल्ट तो बड़ा मुश्किल चीज़ है, उसको मैं ऐसे कोरिलेट कर रहा हूँ कि अगर जन्नत में जाना है तो मरना तो पड़ेगा आपको जी। तो रिज़ल्ट अगर आपको बड़ा लेना है, टारगेट अगर आपने लाइफ में बड़ा सेट किया है, तो उस हदफ को पाने के लिए भी काम आपका बड़ा ही होना चाहिए, मेहनत तो करना पड़ेगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा आप करेंगे, जैसा आपने पिछले एपिसोड में कहा भी था कि जैसा बोएंगे वैसा आप काटेंगे, तो आपको लगना पड़ेगा। ओके, कंपटीशन आज से 50 साल 20 साल 30 साल पहले वाला अब नहीं रह गया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स कम है, रिजल्ट 1% है या 1% से लेस है। तो आपको लगना है, डिटर्मिनेशन के साथ लगना है, और बच्चा आपका अगेन मैं कह रहा हूँ कैपेबल है, यूनिक है। एग्जाम्पल बच्चों के लिए देना चाहूँगा। बच्चों, ख़ास तौर से लाइफ में एक बड़ी अच्छी चीज़ आपने देखा होगा, वो हम लोगों ने बचपने में किया होगा ना, एक ग्लास होता है और सन रेज में उसको करके और कागज़ के टुकड़े पे उस लाइट को हम लगाते हैं, और थोड़ी देर के बाद वहाँ पे वो जलने लगता है जी, और एक हाँ बड़ा अच्छा सा इम्पैक्ट निकल के वहाँ से जी मैजिक कर दिया। अल्लाह ने सबको ऑलमोस्ट मेंटल एबिलिटी, मेंटल लेवल लगभग सेम दिया है।
अब बच्चे की यहाँ पे ड्यूटी बनती है कि उस पूरी एनर्जी को एक तरफ कंसंट्रेट करे ताकि जो वो चाहता है वो रिजल्ट एक बेटर डायरेक्शन में मिले। अगर वो सारी एनर्जी ढंग से एक साथ ला के अगर पढ़ाई की तरफ लगाएगा, श्योर रिजल्ट अच्छा होगा। रिजल्ट आना डेफिनेटली, और रिजल्ट आना कोई मुश्किल काम नहीं है। जी चलिए सर, काफ़ी कुछ आपने बता दिया। आई होप कि हमारे नाजरीन, हमारे दोस्तों को ये एपिसोड भी बहुत पसंद आया होगा और समझ में आया होगा कि हमें एसएससी और एचएससी हाई स्कूल और 12वीं के एग्ज़ाम के बाद क्या करना है। और भी सवाल हैं सर, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। सर, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि एक बच्चे को किस तरीके से अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना है, यानी किस तरीके से पढ़ाई करना है, वो खुद कैसे तैयार हो जी। और साथ ही साथ माँ बाप का उसमें कितना रोल है कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि मेरे बच्चे को मैथ्स नहीं आती, फिजिक्स नहीं आती, केमिस्ट्री नहीं आती। सो आई थिंक आप इसके ऊपर हमें कुछ बताएं, जैसा कि बात हो रही है। सो क्योंकि अभी ये दौर है, स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे कुछ टाइम बाद, सो उस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। जी। सो आई होप नाजरीन के नेक्स्ट एपिसोड जो होगा वो हमारा इसी बात पर होगा कि जिस बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है या सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है और उसमें उसका दिल नहीं लगता है वो सब्जेक्ट में या पढ़ाई में, सो यहाँ पे एसएम रजा सर आपको बताएंगे कि आप कैसे उसको मोल्ड कर सकते हैं बच्चे को। ये कोशिश ये भी की जाएगी कि बच्चा उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़े ताकि वो एक अच्छा मतलब रिजल्ट दे, और पेरेंट को कैसे उसको मॉनिटर करना है जिससे कि बच्चा एक अच्छे डायरेक्शन में मूव करे। आई होप कि आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा और इससे जुड़े जितने भी सवालात हैं हमारे नाजरीन के पास और वालिदैन के पास, बच्चों के पास खुद अगर वो कुछ सुझाव चाहते हैं, कोई सलाह चाहते हैं, तो आप अपने सवालात हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है winislam islam@gmail.com। सर, हमारे नाज़रीन व्हाट्सएप के ज़रिए भी सवालात भेज सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप सवालात अपने पूछ सकते हैं, चाहे वो ऑडियो हो या टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9930474147। याद रहे, ये नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए आप अपने सवालात पूछ सकते हैं। सर, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो भी हमारे लिए शायद बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। डेफिनेटली, आई होप इंशाल्लाह। क्योंकि जो मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि सक्सेसफुल होने के लिए 3 जो पिलर्स हैं, 3 जो चीज़ें हैं, उसमें पेरेंट का नर्चरिंग, खुद बच्चा और सिस्टम, तो उस पूरे सिनेरियो का एपी सेंटर जो है वो बच्चा है। ठीक है, कैसे पढ़ता है और कैसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेता है। तो इंशाल्लाह बहुत ही एक बर्निंग इशू आपने, बहुत ही एक अच्छा टॉपिक आपने यहाँ पे राइज किया है, तो कोशिश की जाएगी कि नेक्स्ट में इस पे बात पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी कैसे हो और सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें, आप सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट को आप कैसे पढ़ें। तो आप हमारे सब्जेक्ट और हमारे एपिसोड को याद रखिएगा कि अगर बच्चा दिलचस्पी नहीं लेता है पढ़ाई में तो उसे कैसे दिलचस्पी दिलाई जाए। राइट सर? ओके, ठीक है। अपने सवालात आप हमें भेज सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। तो साथ ही साथ अपने फीडबैक्स देना हमें ना भूलें। फीडबैक के लिए भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है winislam@gmail.com। देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।